हेलो बच्चों, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में एक समरी कर लेते हैं। लास्ट क्लासेस में पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा कि सेल है क्या। उसके बाद आपने पढ़ा सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों आपका सेल थ्योरी। उसके बाद हमने सेल के पार्ट्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ सेल्स देखा हमने। हमने देखा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने पढ़ा बच्चों सेल वॉल। फिर हमने मास्टरमाइंड न्यूक्लियस को देखा। हमने आपका डीएनए देखा, आपका क्रोमोसोम देखा। आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। ये था आपका समरी। अगर आपको ये शुरू करना है, आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि तभी आप इस पार्ट 3 को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जरूर देखना। अब हम शुरू करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। हमें सिर्फ 3 मेन टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें। पहला है आपका साइटोप्लाज्म, देन हम पढ़ेंगे आपका सेल ऑर्गेनेलीज, और फाइनली हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो है आपका सेल डिवीजन। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चों साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमने सेल तो पढ़ लिया, ये है आपका सेल, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो फ्लूइड कंटेंट है सेल के अंदर वो क्या है, वो है बच्चों आपका साइटोप्लाज्म। वो क्या है बच्चों, आपका है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर है आपके सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोट्स में होती हैं। क्या होती हैं यूकैरियोट्स में, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। आपका जो वायरस है बच्चों, जो जिसकी वजह से आपने देखा होगा अरे इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसको वायरल डिजीज हो गया है, तो ये जो वायरल में जो वायरस है वो क्या लैक करता है, वो लैक करता है एनी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन। क्योंकि उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग शो नहीं करता है। कब तक, जब तक वो एक लिविंग बॉडी को एंटर ना कर ले और उस लिविंग बॉडी की मशीनरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ना शुरू कर दे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ बच्चों, साइटोप्लाज्म है आपका फ्लूइड कंटेंट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, इसमें मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करते हैं सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस। और जो सेल ऑर्गेनेलीज जो एनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन से, वो किसमें होते हैं, आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। अब हम डिटेल में जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको आप सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि जो सेल है उनको फंक्शनली हेल्प करते हैं, उनके लिए फंक्शंस करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसको डिविजन या डिस्टिंग्विश करने के लिए, यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए। पहली जो हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे बच्चों वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि आपका ईआर। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों आपका नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। आपका नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स है किसके फॉर्म में, लॉन्ग शीट्स के फॉर्म में। आप देख रहे हैं शीट्स के फॉर्म में ये जो आपकी टिब्यूल्स हैं ये क्या है आपकी, ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हमारे पास 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहला है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप क्या कहते हो बच्चों, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से पता चल रहा है रफ क्यों रफ है, क्योंकि जब आप RER को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको पार्टिकल्स उससे अटैच दिखते हैं, और ये पार्टिकल्स हैं आपके राइबोसोम्स। ये पार्टिकल्स हैं आपके राइबोसोम्स। वहीं पे SER में क्या है, ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो RER क्या होता है, इट लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज उसमें कौन से पार्टिकल अटैच हैं सरफेस से, RER। ठीक है, अब राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है बच्चों, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का।
प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट क्या कर रहे हैं बच्चों हम, ये है आपकी राइबोसोम। और आर क्यों रफ लगता है, आर रफ इसलिए लगता है क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे उसको तो उसके सरफेस पे आपको क्या दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे राइबोसोम। ठीक है, अब प्रोटीन मैन्युफैक्चर तो हो गया, इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को डिफरेंट एरियाज में भेजने के लिए भी आपका ईआर इस्तेमाल होता है। ईयर न केवल ये सब करता है बट आपके जो सेल है उसको एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस या एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। एसईआर जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक बहुत क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइजन या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में, पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में। ये एक और चीज में बहुत महत्वपूर्ण है जो कि है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स में। ठीक है, अब आपके प्रोटीन आ गए, आपके लिपिड्स आ गए। हमने पढ़ा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं बच्चों, ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल मेम्ब्रेन के। कौन दे रहा है हमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब ये जो जिन चीजों से आपकी सेल मेम्ब्रेन बिल्डअप हो रही है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो क्या है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये है बच्चों, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स हमें कहाँ से मिले, आपको मैंने अभी बताया, जो आर है वो है आपके प्रोटीन के मैन्युफैक्चर के लिए, जो आपका एस है वो किसके लिए है बच्चों, वो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स के मैन्युफैक्चर के लिए है। और ये दोनों मिलकर प्रोटीन और ये लिपिड्स क्या बनाते हैं बच्चों, ये आपका बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोसेस बनाते हैं आपका न्यू सेल मेम्ब्रेन्स के लिए। ठीक है, कुछ जो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये सिर्फ एक नेटवर्क सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आप देखो ये मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ईआर जो होता है इट सर्व्स एज चैनल, ये चैनल सर्व करता है इन सारी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके बीच में, बिटवीन योर साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसीलिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। एसईआर में डिटॉक्सिफाई करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनली है आपकी बच्चों आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, यानी कि फ्लैटेंड सैक है, जो कि क्या कंटेन करती है, जो पैरेलल होती है एक तो ईच अदर। आप देखो ये ऐसे स्टैक्ड है पैरेलल टू ईच अदर, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसे पैरेलल सा दिखेगा। ठीक है, इन पैरेलल स्टैकिंग को क्या कहते हैं बच्चों, इनको आप कहते हैं सिस्टर्न, एक सिंगल को कहते हैं आप सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड है ये किससे कनेक्शन करती हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं गोल्गी एपरेटस की, ये कनेक्शन करती हैं बच्चों आपके ईआर से। क्या करती हैं, ईआर से, और दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं एक पोर्शन जो कि है एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, अब ईआर में जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ या जो मटेरियल मैन्युफैक्चर हुआ, आपने अभी देखा कि ईआर में आर क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वहीं पर जो एस है वो क्या कर रहा है बच्चों, आपका जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं या जो आपके लिपिड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अब ये जो सिंथेसाइज्ड मटेरियल है ईआर का, इसको पैकेज करके डिस्पैच कौन करता है अलग अलग टारगेट्स पे, वो काम है भैया आपके गोल्गी एपरेटस का। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है स्टोरेज, इनका फंक्शन है मॉडिफिकेशन, इनका फंक्शन है पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स का। ठीक है, अब न केवल ये, इन सम केसेस ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्गी एपरेटस। और सिर्फ यही नहीं, गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है, लाइसोसोम में भी इन्वॉल्व है। आप मुझसे पूछोगे लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम एक और मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस पसंद, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है। इसका मतलब किसी चीज का डाइजेशन हो रहा है। किसका डाइजेशन हो रहा है, पहला तो ये एंजाइम्स कौन बनाता है, ये बना रहा है आपका आर। अब डाइजेशन किसका होगा, डाइजेशन उन चीजों का होगा जो सेल के लिए फॉरेन है, जो सेल के लिए वोन आउट है।
वॉर्न आउट यानी कि अब हमें उसकी और कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जितना उपयोग हो सकता था वो सब हो चुका है। ऐसे फॉरेन मटेरियल के, ऐसे वॉर्न आउट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या बैक्टीरिया है या फूड है या ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं जिसको अब सेल की ज़रूरत नहीं है, उनको कौन डाइजेस्ट करता है? इनडाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, आपका लाइसोसोम। आपका लाइसोसोम, ठीक है। बहुत बार ये भी होता है कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट होता है और इसके जो एंजाइम्स है वो इट्स ओन सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और क्योंकि वो अपना सेल डाइजेस्ट कर रहे हैं, खुद का सेल, इसीलिए आप लाइसोसोम को क्या कहते हैं बच्चों? आप लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। आपका जो अगला सेल ऑर्गेनेली है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है? आपका आपका पावर हाउस ऑफ सेल है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर होती है वो पोरस है और जो इनर है वो डीपली फोल्डेड है। आप ये देखिए, ये है आपकी आउटर कवरिंग, ये है आपकी इनर कवरिंग। आप देख रहे हो ये कैसे ऐसे फोल्ड सी है ना? ये है आपकी इनर कवरिंग, और बाकी क्या है बच्चों? आपकी 3D में है तो वो आपकी आउटर कवरिंग है। ये है आपकी आउटर कवरिंग, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? आपकी पोरस। इनर मेम्ब्रेन है आपकी डीपली फोल्डेड। ठीक है। ये जो फोल्ड है ये किस चीज के लिए सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं? ये सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं एटीपी जनरेशन के लिए। ये सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं एटीपी जनरेशन के लिए। एटीपी क्या है बच्चों? एटीपी है आपकी एनर्जी, जो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? कोई भी केमिकल एक्टिविटी अगर करनी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी को कौन रिलीज कर रहा है? वो एनर्जी रिलीज कर रहा है या मेक कर रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है? किस फॉर्म के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसीलिए आप एटीपी को क्या कहते हो बच्चों? आप इसको कहते हो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी है वो जो एनर्जी स्टोर करती है एटीपी के फॉर्म में, उनको न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने में, मैकेनिकल वर्क में क्या इस्तेमाल हो रहा है? आपका एटीपी। एटीपी कौन रिलीज कर रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो और सिर्फ यही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज बहुत खास है कि इसका अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम भी है। राइबोसोम जहाँ है वहाँ प्रोटीन बनता है, और डीएनए जहाँ है वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? वहाँ पे आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है। क्या होता है बच्चों? सेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जहाँ डीएनए प्रेजेंट है वहां पे सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं, हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। देखो डीएनए है, आपको मैंने बताया था कि इनके फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जीन्स। ये जो जीन्स हैं ये किसमें हेल्प करते हैं? ये मदद करते हैं हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो किसमें पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या है? डीएनए है, अपना राइबोसोम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ चलते हैं बच्चों, जो है आपका प्लास्टिड। जो है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। दो टाइप के हमारे पास प्लास्टिड हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड, और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कि व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्योंकि वो कलर्ड है तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अगर वो कलर्ड, अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर वो चीज कलर्ड है तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पिगमेंट अगर क्लोरोफिल होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट को आप क्या कहोगे? नहीं, अगर वो पिगमेंट क्लोरोफिल होगा तो उस क्रोमोप्लास्ट को आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको? हम इसको क्लोरोप्लास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट कौन सा है? इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल। इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस लिए जरूरी होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जरूरी होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट के अलावा कौन से और पिगमेंट्स होते हैं? येलो ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ऑन दी अदर साइड क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ये किस में स्टोर हो रहे हैं? आपके ल्यूकोप्लास्ट में, जो कि आपका क्या है? आपका कलरलेस प्लास्टिड है। आपका कलरलेस प्लास्टिड है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चों, उसमें मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं एम्बेडेड, इनको आप कहते हैं स्ट्रोमा। और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का ही नहीं बल्कि आपका जो प्लास्टिड है उसके पास भी
अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। तो जब आपसे पूछेंगे कि किन ऑर्गेनेलीज के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब जो लास्ट इसमें बचा है बच्चों, वो है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं आपके स्टोरेज सैक्स। किसके लिए? सॉलिड या लिक्विड जो कंटेंट होता है उनको स्टोर करने के लिए होता है वैक्यूल। अगर एनिमल सेल्स है तो एनिमल सेल्स में हमको स्मॉल साइज के वैक्यूल मिलते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में हमको लार्ज साइज के वैक्यूल मिलते हैं। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल भी मिलता है कुछ प्लांट सेल्स में, जो कितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, अब हम उसको सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। तो वो 50 से 90% जगह जो वॉल्यूम है सेल का उसको ऑक्यूपाई कर बैठता है। ठीक है बच्चों, और जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें जो सेल वैक्यूल होते हैं, जो सेल से आपसे भरे होते हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी। कुछ जो सब्सटेंस हैं जैसे कि आपके अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड या कुछ प्रोटीन, ये किसमें स्टोर है? ये आपके वैक्यूल में स्टोर है। ठीक है, ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, उसमें फूड वैक्यूल होता है जो क्या कंटेन करता है? फूड आइटम्स कंटेन करता है जो कि अमीबा कंज्यूम करता है। वहां पे भी इस तरीके के स्पेशलाइज्ड वैक्यूल के पास स्पेसिफिक काम होते हैं जो वो सेल के लिए करता है। ऐसा है हमारा वैक्यूल। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने ईआर पढ़ा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी पढ़ा। हमने आपका सुसाइड कौन करता है आपका ऑर्गेनेली? वो है आपका लाइसोसोम पढ़ा। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, यानी कि आपका पावर हाउस ऑफ सेल। हमने आपका प्लास्टिड पढ़ा, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर रहा है। और फाइनली आपने पढ़ा अपना वैक्यूल। अब जो बच्चों लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का, वो है आपका सेल डिवीजन। नाम से ही पता चल रहा है एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होगा तो नया सेल तो बनेगा। ठीक है, तो जो नए सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म करते हैं, अलग अलग रीजन से सेल डिवीजन हो सकता है। ग्रोथ के लिए हो सकता है, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, या फिर गेमीट फॉर्मेशन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, उस प्रोसेस को आप कहते हो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। जब सेल डिवीजन बच्चों ग्रोथ के लिए हो रहा है, उस टाइप के सेल डिवीजन को आप कहते हो माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल होती है जो डिवाइड होती है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये जो डॉटर सेल्स हैं इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है बच्चों? सेम होता है। सेम होता है किसके? मदर सेल के इक्वल। ठीक है, तो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द मदर सेल। और ये जो माइटोसिस है ये किसमें हेल्प करता है बच्चों? ये हेल्प करता है आपके रिपेयर में, ग्रोथ में, नए टिश्यूज फॉर्म कर। जो दूसरे टाइप का आपका सेल डिवीजन है बच्चों, वो है आपका मियोसिस। ये स्पेसिफिक सेल्स में होता है या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं किसमें? एनिमल्स और प्लांट्स में। उनको डिवाइड करने पर आपको क्या मिलते हैं? आपको मिलते हैं गेमीट्स। ये जो गेमीट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या राइज करते हैं? हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गेमीट्स। जब ये गेमीट्स फर्टिलाइज होते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है। अब ये माइटोसिस से अलग क्या है? ये माइटोसिस से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मदर सेल है वो डिवाइड होकर क्या बन रही हैं? वो बन रही हैं 4 डॉटर सेल। क्या बन रहा है? 4 डॉटर सेल्स। और जो ये डॉटर सेल्स बने या न्यू सेल्स बने, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो केवल हाफ ऑफ दैट ऑफ मदर सेल है। हाफ ऑफ दैट ऑफ मदर सेल है। आपने माइटोसिस में क्या देखा था बच्चों? आपने माइटोसिस में देखा था इक्वल टू, यानी कि मदर सेल और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है? हाफ हो जाता है ये क्रोमोसोम नंबर। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है ये क्रोमोसोम नंबर। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेंगे। रिकैप में ये है बच्चों
कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस है आपका रिडक्शन डिवीजन। क्यों है रिडक्शन डिवीजन? इसलिए है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। नंबर ऑफ डिविजन कितने होते हैं माइटोसिस में? आपने देखा यहाँ पे एक ही डिवीजन हो रहा है, तो वन सेल डिवीजन होता है। मियोसिस में आपने देखा दो सेल डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? दो सेल डिवीजन। डॉटर सेल्स कितनी फॉर्म हो रही है माइटोसिस में? ये 1 और 2, यानी कि दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही है। मियोसिस में 1 2 3 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम एज पेरेंट रहता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही। और मियोसिस में क्या होता है? हाफ हो जाता है पेरेंट सेल की इक्वल क्रोमोसोम नंबर, यानी कि डिप्लॉइड से हिप्लॉइड, ठीक है। ये सोमैटिक सेल यानी कि जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उनमें भी हो सकता है माइटोसिस। क्यों होता है? ग्रोथ के लिए हो सकता है, रिपेयर के लिए हो सकता है, ओल्ड डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है। और मियोसिस होता है बच्चों आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। पर्पस मैंने आपको अभी बताया, ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है, पुराने ओल्ड डेड सेल्स को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए होता है। वहीं पर जो आपका मियोसिस है बच्चों, वो किस चीज के फॉर्मेशन के लिए होता है? वो हो सकता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मेन डिफरेंसेस किसके? ये थे आपके कुछ मेन डिफरेंसेस मियोसिस के। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने इसमें जो मेन बातें पढ़ी हैं अब तक वो मैंने आपको समराइज कर दी थी। उसके अलावा जो हमने चीजें पढ़ी वो क्या है बच्चों? वो है आपका सेल, जो कि है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जो ये छोटा सा जो आपका सेल है ये कितना कॉम्प्लेक्स है। छोटा सा सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होने के साथ कितना ऑर्गेनाइज भी है। हर चीज का इसमें एक फंक्शन है। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है, सेल वॉल का फंक्शन है, आपके ऑर्गेनलीज का एक फंक्शन है, आपका न्यूक्लियस एक फंक्शन कर रहा है, सब फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए सेल जीता जाग रहा है, ठीक है। तो हर सेल के अंदर क्या है? मल्टीपल ऑर्गेनलीज है जो एक सिस्टम की तरह मिल रही हैं। जब ये सिस्टम की तरह मिलती हैं और ये सिस्टम सेट होता है और जब ये सिस्टम काम करता है तो क्या हो रहा है बच्चों? जो सेल है वो क्या करता है? लिविंग होता है, ठीक है। तो सेल ही क्या है हमारा? सेल ही है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आपने सेल को समझा, तो अगर सेल को समझा तो लाइफ को समझा। इसीलिए अगर लाइफ समझनी है तो आप सेल को समझ लो, ठीक है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी PYQs हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो कवर करेंगे। अगर आपने ये तीनों पार्ट्स पढ़े और उसके साथ PYQ पढ़े, आप रॉक कर दोगे एग्जाम, बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में आई हैं, एक भी पॉइंट मिस करे बिना आपको पढ़ाया गया है। वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे से एग्जाम दें। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ PYQs के साथ।